तो हेलो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है। इससे पहले हम इसके 3-4 पार्ट बना चुके हैं और उन पार्ट्स में हमने आपसे यूनिवर्स की बात की है, गैलेक्सी की बात की है, सोलर सिस्टम क्या होता है उसकी बात की है, हमारा यूनिवर्स कैसे बना है, क्या है ब्लैक होल, क्या है सुपरनोवा ब्लास्ट, क्या है ब्लैक ड्वार्फ, क्या है व्हाइट ड्वार्फ, इन सब की हमने बातें की हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, फिजन क्या है, इसकी बातें की हैं। अगर आप वीडियो को सीक्वेंस से देखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से करते हुए देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग, प्लेलिस्ट में इसके जो पहले के पार्ट हैं वो देखिए। हम लोग इससे अब आगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब हम लोगों ने यहाँ तक सारी बातें कर ली, अब हम आ गए यहाँ पर अवांतर ग्रह पर या एस्ट्रॉइड्स पर। तो ग्रह क्या होते हैं मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। एक सांस में ग्रह की परिभाषा कोई बताएगा, डेफिनेशन? चांद आप बताओगे किसे कहते हैं ग्रह? अरे तुम्हारा नाम तो चांद है ना, तुम तो खुद ही उपग्रह हो। उपग्रह से मैं ग्रह की परिभाषा पूछ रहा हूँ, चलो बता दो। बताओ बेटा, बताओ 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 बताओ। ओके, एक बार रोकना जरा। तो खैर, ब्रह्मांड में ऐसे पिंड जो चट्टानी हैं या गैसियस हैं, कुछ भी हैं, जो किसी तारे के चारों ओर घूमते हैं, इनका आकार गोल या लगभग गोल है, जिनका आकार पर्याप्त बड़ा है या इनमें गुरुत्वाकर्षण पर्याप्त बड़ा है, और ये किसी तारे के चारों ओर घूमते हुए किसी अन्य आकाशीय पिंड की कक्षा को नहीं काटते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रह। बस चलें आगे, चल रहा? ठीक है सर। अब कहाँ थे? तो तुम लोग ध्यान से सुना करो यार, कहाँ थे? हाँ, अब यहाँ पर आ गए हम लोग एस्ट्रॉइड्स या अवांतर ग्रह पर। अवांतर ग्रह या एस्ट्रॉइड्स क्या हैं? ग्रह क्या है? हमारे सौरमंडल में ग्रह क्या है? जो सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं और जो किसी भी अन्य ग्रह उपग्रह के रास्ते में नहीं आते। ठीक है, ग्रह कौन है? जो सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं और किसी भी दूसरे ग्रह उपग्रह या तारे के या किसी और चट्टान के रास्ते में नहीं आते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं आते होंगे। इस आसमान में, इस ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी बॉडी या ऐसी चट्टानें भी हैं जो सूरज के चारों ओर घूम रही हैं लेकिन किसी दूसरे ग्रह का रास्ता काट रही हैं, उसकी कक्षा में आ रही हैं। इस यूनिवर्स में ऐसी चट्टानें भी हैं जो तारे के चारों ओर घूम रही हैं। ठीक है ना, ओके। पर्याप्त बड़ी भी है, ओके। पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण भी है उनमें, ओके। अपने रोशनी से नहीं चमक रही हैं, दूसरे तारे की रोशनी से चमक रही हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ग्रह नहीं करा रही हैं। क्यों नहीं करा रही हैं? क्योंकि वो किसी दूसरे ग्रह के चारों की कक्षा को काट रही हैं। इसको हम यहाँ पर ग्राफ से समझते हैं। एक बार रोक दीजिए सर। तो देखो, जैसे कि ये हमारा सन है, ठीक है, ये सन है, इसके चारों ओर जो हैं बहुत सारे प्लेनेट हैं। जैसे कि आपका ये बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ये सन है। ठीक है, उसके बाद बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी के बाद मंगल और बृहस्पति। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बृहस्पति, ये अलग अलग ग्रह है। ठीक है ना, ये अलग अलग ग्रह है। अब इनका अपना एक फिक्स रास्ता है जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट। ये इस रास्ते पर घूम रहा है, यहाँ पर इस तरह से इसके चारों घूम रहा है। ये इसका अपना रास्ता, ये इसका रास्ता है, ये इसका रास्ता है, समझ में है ना, ये इसका रास्ता है ना, और ये इसका रास्ता, ये है ऑर्बिट। हम कह रहे हैं बार बार ऑर्बिट ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है जो हम बात करें ना बार बार के साथ। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट तो ये है ऑर्बिट, समझ रहे हैं ना। ऑर्बिट क्या होता है? कक्षा। नहीं समझ रहे? समझ गए? तो ऐसे क्यों देख लो तो समझ गए ऑर्बिट। अब यहाँ पर बहुत सारी इसमें बहुत सारी चट्टानें हैं, कोई बहुत बड़ी है, कोई बहुत छोटी है। बहुत बड़ी चट्टानें हैं जिन्हें हम किसी को ग्रह कह रहे हैं, किसी को उपग्रह कह रहे हैं, है ना। किसी को ग्रह कह रहे हो, किसी को उपग्रह कह रहे हैं। अब यहीं पर एक कैटेगरी आई है अवांतर ग्रह, ये एस्ट्रॉइड्स की। अब ये मंगल और बृहस्पति ग्रह है ना, मंगल और बृहस्पति ग्रह, इनके बीच में बहुत सारी चट्टानें हैं, इनके बीच में बहुत सारी चट्टानें हैं यहाँ पर। ठीक है ना, जो ये सूरज के चारों ओर। अब देखो, ये ऐसी चट्टानें हैं, अवांतर ग्रह या एस्ट्रॉइड्स जो हैं, ऐसी चट्टानें हैं जो मंगल और बृहस्पति के दोनों के बीच में है, इन दोनों ग्रहों के बीच में। यानी कि ये हो गई आपकी मंगल की कक्षा और ये हो गई आपकी बृहस्पति की कक्षा, इन दोनों के बीच में है। सूरज के चारों ओर घूम रही हैं, लेकिन सूरज के चारों ओर घूमते हुए हमेशा इनके बीच में रहती हैं, है ना। अब देखो, मंगल बृहस्पति यहाँ है तो ये यहाँ पर आने लगी,
फिर मंगल बृहस्पति यहाँ है, मंगल बृहस्पति ये यहाँ पर घूमने लगे, मंगल बृहस्पति यहाँ है, ये यहाँ पर ऐसे घूम रहे हैं, मंगल बृहस्पति यहाँ है और ऐसे घूम रहे हैं। तो घूम रहे हैं सूरज के चारों ओर, लेकिन सूरज के चारों ओर घूमते हुए किसकी कक्षाओं में बने रहने हमेशा? मंगल और बृहस्पति की। इनको हम कहते हैं बेटे अवांतर ग्रह या एस्ट्रॉइड्स। क्लियर? अवांतर ग्रह या एस्ट्रॉइड्स ये हो गए आपके, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, अवांतर ग्रह एस्ट्रॉइड्स क्या हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में घूमने वाले चट्टानी पिंड जो कि सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। अब यही आता है पुच्छल तारा या धूमकेतु। रोकना सर, खांस लूं। अब देखो हम बात करते हैं अवांतर ग्रह एस्ट्रॉइड, नहीं अवांतर ग्रह की बात तो हो गई, पुच्छल तारा की बात करेंगे। पुच्छल तारा या धूम्रकेतु, धूम्र माने धुआं, धुएं का तत्सम शब्द क्या है? धूम्र। पुच्छल तारा या धूम्रकेतु या कॉमेट। तो इसको धूम्रकेतु या पुच्छल तारा क्यों कहते हैं? देखो जैसे हमारा पृथ्वी चट्टान है ना, हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी में 70% के आसपास पानी है। अच्छा मजे की बात यह है, अगर पृथ्वी बहुत दूर चली जाए सूरज से, पृथ्वी जो है सूरज से बहुत दूर चली जाए तो सारा पानी जम जाएगा ना, जम जाएगा ना, सारा पानी जम जाएगा, सब बर्फ में बदल जाएगा बर्फ में। और अब जैसे जैसे पृथ्वी सूरज के नज़दीक आएगी तो बर्फ फिर पानी बनने लगेगा। अच्छा कोई सिलसिला ऐसा होता है कि पृथ्वी जो है बहुत दूर चली जाती, सारा पानी जम गया, बर्फ में बदल गया, फिर पृथ्वी सूरज के नज़दीक आ जाती तो फिर सारा बर्फ पिघल गया, पानी बदल गया, हो गया, है ना। लेकिन अगर ऐसा होता कि अगर ऐसा हो जाए कि पृथ्वी जो है सूरज की और नज़दीक चली जाए, और नज़दीक चली जाए, तो इस पानी का क्या होगा? धीरे धीरे भाप बनकर उड़ने लगेगा, और जितनी पास जाएगा, बहुत सारा पानी है ना, जितनी पास जाएगा उतना तेज भाप बनकर उड़ेगा। और अगर इसको कोई स्पेस में दूर से देखेगा, ये नज़ारा स्पेस में अगर दूर से देखेगा तो देखा भाई ये चट्टान जा रही है, उस चट्टान के पीछे धुएं की पूंछ है। वो एक्चुअली धुएं की पूंछ किसकी होगी? पानी की, भाप की होगी। देखते हैं ना पानी जब भाप बनकर उड़ता है, बड़े बड़े आप मशीनों में देखोगे ना, क्या कहते हैं? बॉयलर कहते हैं, क्या कहते हैं? बॉयलर कहते हैं। तो बॉयलर में आप देखो धुआं निकलता, शू करके धुआं निकलता है, जैसे है ना, तो इसी तरह धुआं निकलता। उस धुएं की चपेट में आ गए तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो देखते ना, तो अगर ऐसी कल्पना करो, अगर पृथ्वी सूरज के एकदम नज़दीक चली जाए तो जितना भी पानी है वो सारा भाप बनकर उड़ेगा। चट्टान एक स्टेज के बाद वो चट्टान भी पिघल जाएगी, लेकिन सबसे पहले जो है पानी भाप बनकर उड़ेगा। ऐसा लगेगा जैसे पृथ्वी कोई ऐसा ग्रह है जिसके अंदर लंबी करोड़ों मीलों लंबी जो है धुएं की पूंछ लटकी पड़ी है। तो उसी तरह से बहुत सारे ऊपर स्पेस में या ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे चट्टानी पिंड हैं, पिंड माने बॉडी, निकाय, है ना, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। कुछ चट्टानी पिंड हैं जिसमें चट्टानों के साथ साथ धूल, मिट्टी, धुआं, गैस और पानी बहुत है। अब वो पानी ऐसा हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला पानी नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला पानी होता तो वहाँ तो जीवन पनप जाता। बहुत सारी गैसेज है, पानी भी है, हो सकता पानी हो, बर्फ हो, गैसेज हो, लेकिन वो एक्चुअली गैसेज ही हैं ज़्यादातर। अब ये क्या होते हैं कि सूरज के जब चारों ओर घूमते हैं ना, तो एक बार घूमते हुए बहुत दूर चले जाते हैं। इसमें जो भी गैसें हैं वो सब जम जाती हैं बर्फ के रूप में। किसके रूप में? बर्फ के रूप में जम जाती है, इतनी दूर चले जाते हैं। जैसे वरुण ग्रह है ना, ठंडा ग्रह कहते हैं, उससे भी दूर चले जाते हैं। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है, घूमते हुए धीरे 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 सूरज के पास आते हैं। अब जैसे ये स्टेज है, ये तो सूरज के बहुत दूर है, तो यहाँ पर जितनी भी धूल गैस हैं, सब पानी है, धूल गैस पानी है, जो भी है वो सब बर्फ के रूप में जमा हुआ है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे सूरज के नज़दीक आने लगे, तो मैंने यहाँ पे डॉट बना रखे हैं, देखो ये धीरे धीरे पिघलने लगे, थोड़ी थोड़ी भाप दिखी आपको। फिर और नज़दीक आए तो ये और ज़्यादा पिघल गए, और नज़दीक आए सूरज के तो और ज़्यादा पिघल गए। ये जो भाप है आपको और लंबी दिखाई दे रही है। आप देखते हो ना ट्रक बस जाते हैं ना धुआं छोड़ते हुए, तो अगर ट्रक बस आपके आगे से गुजरते हैं तो उनका धुआं किधर को? आपकी तरफ को आता है ना, उनके पीछे को। ट्रक बस जो धुआं छोड़ते हुए जाते हैं, या हवाई जहाज या रॉकेट जाएगा, धुआं कहाँ पीछे को छोड़ेगा, तो उसी तरह से ये धुआं निकल रहा है, ये इनके पीछे को जा रहा है। और इस नज़दीक आप आए तो देखो तो सारा का सारा इसका जो बर्फ था वो पिघल गया, और ये देखो ये करोड़ों मीलों लंबी ये पूंछ आपको दिखाई दे रही है, जैसे जैसे सूरज के बहुत नज़दीक आ गया। अब जैसे जैसे फिर सूरज के दूर जाता जाएगा, ये धुआं फिर सिमटता जाएगा। अच्छा ये धुआं या भाप या ये गैस या ये जो धूम्रकेतु आप देख रहे हो, ये इस ऑब्जेक्ट से चिपका हुआ क्यों है? इससे दूर क्यों नहीं चला जा रहा? इससे ग्रेविटेशन की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ट्रक तो आप बाहर चला गया, धुआं वहीं छोड़ गया, लेकिन ये सब आपस में ग्रेविटेशन की वजह से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको दूर छोड़ के नहीं जाता। और जैसे जैसे इसकी सूरज से फिर दूरी बढ़ती जाएगी, ये ठंडा होता जाएगा और फिर जम जाएगा। तो इस तरह से लगातार चलते रहते हैं। तो आसमान में हम देखते हैं जैसे कि धुएं के बादल या धुएं की पताकाएं या धुएं के झंडे या धुएं के ग्रह जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं कॉमेट या पुच्छल तारा या धूम्रकेतु। इसकी पूंछ दिखाई देती है, इसलिए हम इसको कहते हैं पुच्छल तारा। तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि इसकी पूंछ किधर को होती है, तो सूरज के विपरीत दिशा में होती है। सूरज इधर है तो इसकी पूंछ इधर होगी,
नहीं, इसके सामने ये है ना, तो पूंछ इसके अपोजिट यानी कि सूरज के अपोजिट होगी। इधर भी आप देख रहे हैं पूंछ जो है इसके सूरज के अपोजिट होगी। एक बार किसी मैगजीन ने आंसर दिया था कि पुच्छल तारे की पूंछ किधर को होती है, तो उसने कहा सूरज के उत्तर पूर्व की दिशा में। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, सूरज के विपरीत दिशा में होगी, वो गलत दिया उसने आंसर, ठीक है ना, सूरज के विपरीत दिशा में होगी। ओके, तो इसको हम कहते हैं पुच्छल तारा। ओके, आगे चलें। अब ये जो पृथ्वी सूरज की जो परिक्रमा करता है, सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, वो दीर्घवृत्ताकार। अच्छा, दीर्घवृत्त क्या है? ये देखो, ये है सर्किल, ये क्या है? सर्किल है, और ये है बड़ा सर्किल, दीर्घवृत्त, बस कुछ नहीं। इलिप्स कहते हैं इसको मैथ्स की भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्त, बड़ा छल्ला। तो सूरज की चारों ओर सूरज की चारों ओर उसकी कक्षा क्या होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है ना। जैसे पृथ्वी की कक्षा भी तो दीर्घवृत्ताकार ही है, लेकिन वो अंडे की शेप में है, तो उसे हम कहते हैं अंडाकार, ओवल शेप। ओके, आगे चलें। अब नेक्स्ट है क्वासर्स। तो ये क्वासर्स क्या है? अब क्वासर्स जो हैं, ऊपर आसमान में कुछ ऐसे पिंड हैं जो चमकीले, बहुत ज़्यादा चमकीले, लेकिन ये तारे नहीं हैं। चमक का मतलब तारा, लेकिन ये तारे नहीं हैं। ऊपर आसमान में अत्यधिक चमकीले पिंड हैं, ब्रह्मांड पिंड माने यूनिवर्स में, आसमान में अत्यधिक चमकीले ब्रह्मांडीय पिंड हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्वासर्स। ये अपनी रोशनी से नहीं चमकते हैं, ये किसी आसपास के किसी दूसरे तारे की रोशनी से चमकते हैं, और यहाँ से बहुत सारी रेडियो वेव्स निकलती हैं। रेडियो वेव्स के सोर्स हैं क्वासर्स। अब यहाँ पर आता अरोरा, जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय प्रकाश, अरोरा या ध्रुवीय प्रकाश। अच्छा देखो, आपको पता है जब हम ब्रह्मांड, हम अपना पृथ्वी का सौरमंडल का, अपने पृथ्वी का जब वायुमंडल हम पढ़ते हैं, ठीक है, पृथ्वी का जब हम वायुमंडल पढ़ते हैं, वायुमंडल की अलग अलग लेयर्स की बात करते हैं, तो ये पृथ्वी है हमारी, है ना। तो इसके ऊपर हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल, फिर क्या है भाई, समताप मंडल, मध्य मंडल, और फिर यहाँ पर क्या होता है, अयन मंडल। अयन मंडल आया था ना यहाँ पर, है ना, अयन मंडल या आयनोस्फीयर आया था। अब सूरज से बहुत सारी रेज आ रही हैं, बहुत सारा रेडिएशन आ रहा है, उसको आप कॉस्मिक किरणें भी कहते हैं। अल्फा तरंगें, बीटा तरंगें, गामा तरंगें। आप सिंपल ये समझ लो कि सूरज से बहुत सारी रेडिएशन या किरणें आ रही हैं, सूरज से जनरेट हो रही हैं। दूसरे जो तारे हैं उनसे भी जनरेट हो रही है, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं आ रही है। हमारे यहाँ जो आ रही है वो सूरज से आने वाली जो रोशनी है, उसी के साथ बहुत सारे रेडिएशन या किरणें आ रही हैं। जैसे अभी मैंने आपको क्वासर्स कहा था, तो इसमें बहुत सारा जो रेडियो वेव्स आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, तरंगें आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, कुछ भी समझ लो। अब ये जो हमारे यहाँ जो आयनोस्फीयर, जैसे आप कहते हो अयन मंडल ना, यहाँ पर बहुत सी गैसों के टुकड़े हैं जिन्हें आप आयन कहते हो, इसीलिए इसको हम ले लेते हैं आयनोस्फीयर। अब सूरज से आने वाला जो रेडिएशन है, अक्सर जो है यहाँ पर जो गैसों के आयन्स है ना, उनसे टकरा करके चमक पैदा होती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, उत्तरी ध्रुव की तरफ भी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ भी। अब ये चमक आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों दिखाई देती है? ये थोड़े से चपटे हैं, इसलिए यहाँ पर ये दिखाई देती है। तो सूरज से आने वाला जो रेडिएशन है वो आयन मंडल से चमकता है और आयन मंडल से टकराता है, उसके टकराने की वजह से चमक पैदा होती है। जैसे बिजली चमकती है ना, इसी तरह से चमक पैदा होती है, जिसको हम कहते हैं ध्रुवीय प्रकाश, पोलर लाइट, और इसका जो भौगोलिक नाम है वो है अरोरा। अब अगर आप उत्तरी ध्रुव में देखेंगे इसको, तो इसको हम कहते हैं अरोरा बोरियोलिस। उत्तरी ध्रुव में आप देखेंगे तो इसको हम कहते हैं अरोरा बोरियोलिस। इस चमक को क्या कहते हैं उत्तरी ध्रुव में? अरोरा बोरियोलिस। और दक्षिणी ध्रुव में क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस। तो याद कर लेना, ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी की ओर है, साउथ की ओर है, तो ऑस्ट्रेलिसिस ऑस्ट्रेलिया से याद कर लेना कि दक्षिणी ध्रुव पर ये चमक क्या कहलाती है? अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस। और उत्तरी ध्रुव पर ये चमक क्या कहलाती है? अरोरा बोरियोलिस। हिंदी में इसके एक और नाम है, ये जो दक्षिणी ध्रुव की जो ज्योति है उसे कहते हैं कुमेरी ज्योति, और उत्तरी ध्रुव की जो ज्योति है उसे हम कहते हैं सुमेरी ज्योति। सु से सुंदर, और सुंदर आपका उत्तरी गोलार्ध, ऐसे समझ लो आप। तो सुमेरी ज्योति और कुमेरी ज्योति, ठीक है ना। आगे चलें, इसे आप साहब अरोरा कहते हैं। अब उल्का वृष्टि या टूटता तारा, तो साहब ऊपर आसमान में रात को आप लेटे हैं, है ना, आंगन में या छत पे, तो देखा कोई टूटता हुआ तारा गुजर रहा है, आप हाँ भाई मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, है ना, फिल्मी सीन है। तो मन्नत पूरी होती नहीं है, ना कोई तारा टूट रहा है। एक्चुअली क्या है, ऊपर आसमान में बहुत सारी चट्टानें हैं, है ना, और वो एक फिक्स डायरेक्शन में घूम रही हैं। इन कभी क्या हुआ, वो अपने रास्ते से भटक गई, कोई भी एक वजह हो सकती है। एक चट्टान से दूसरी चट्टान टकराई, अपने रास्ते से भटक गई। भाई ऐसा कहते हैं ना, चंद्रमा जो है पृथ्वी का हिस्सा ही था, तो पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ी उल्का टकराई, उस टकराने की वजह से चंद्रमा जो था पृथ्वी से अलग हो गया, यह हिस्सा टूट करके अलग हो गया। तो खैर, ऊपर आसमान में बहुत सारी चट्टानें घूम रही हैं, किसी वजह से कोई भी एक चट्टान जो है अपने रास्ते से भटक गई, और रास्ते से भटकने के बाद वो अर्थ के ग्रेविटेशन के फील्ड में आ गई, अर्थ के एरिया में आ गई, अर्थ के दायरे में आ गई, या अर्थ के वायुमंडल में आ गई, या अर्थ के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आ गई। तो अर्थ उसको अपनी ओर खींचने लगी। लेकिन जैसे ही वो अर्थ से 500 या 600 किलोमीटर ऊपर आई, या अर्थ के वायुमंडल में वो चीज़ आई, तो
अर्थ के वायुमंडल से टकरा करके, उससे रगड़ खा करके वो उसमें ब्लास्ट हो गया, वो जल गई। कोई भी चीज़ जो आएगी ना ऊपर आसमान से, जैसे ही वो वायुमंडल में हमारे प्रवेश करेगी वो जल जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा उसमें, है ना। अंतरिक्ष विज्ञान में यही एक दिक्कत है कि आप ऊपर जा तो सकते हैं, लेकिन नीचे आने में बड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, है ना। कल्पना चावला गई थी ना, तो वापस उनका अंतरिक्षयान लौट रहा था तो उसमें ब्लास्ट हो गया था। अब इतनी बड़ी चट्टान जब ऊपर आसमान से गिर रही है ना, तो उसमें ब्लास्ट हो गया। तो आप देखो आसमान में कितनी बड़ी चमक दिखाई देगी, तो दूर से आपको वो दिख रही है, नीचे गिर रही है, नीचे हमारे वायुमंडल में आ रही है जलती हुई, नीचे हमारे वायुमंडल में नीचे जलती हुई आ रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो टूटता हुआ तारा हो, लेकिन वो क्या है, एक्चुअली उल्का है। क्या है? उल्का है। कोई उल्का जब हमारे वायुमंडल में आ जाती है तो वो वायुमंडल से रगड़ खा के उसमें ब्लास्ट हो जाता है, जलती है, वही आपको टूटते हुए तारे के रूप में दिखाई देती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इसके कुछ हिस्से फिर भी बच जाते हैं जलने से, वो धरती पे गिर जाते हैं, है ना। इतना छोटा मोटा हिस्सा गिर गया तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा हिस्सा गिर गया तो बड़ी बड़ी झीलें बन गई हैं, भूकंप आ गए हैं, दरारें पड़ गई हैं, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? उल्का वृष्टि। क्या कहते हैं? उल्का वृष्टि, मेटर शावर, ठीक है। अब ये बहुत सारी, अच्छा देखो ना, ऐसा नहीं है कि ये जमीन पे गिरेंगे तो ही हम इनको उल्का वृष्टि कहेंगे। बहुत सारी उल्काएं आएंगी एक साथ ऊपर आसमान में, और वो आसमान में पृथ्वी के वायुमंडल में जब आएंगी तो पृथ्वी के वायुमंडल से रगड़ खा के जल जाएंगी, तो हमें खूब सारी चमक दिखाई देगी, तो उसको उल्का वृष्टि भी हम कहते हैं। आमतौर पर लोग क्या कहते हैं ना, जो उल्का टकरी धरती पर आकर के गिर जाएगी उसी को उल्का वृष्टि कहेंगे ना, ये बिल्कुल गलत है। जो उल्का धरती पर आकर के टकरा के गिर जाएगी, धरती पर आकर के गिर जाएगी या धरती से टकरा जाएगी, उसको हम कहते हैं उल्काश्म। टूटता हुआ तारा, ऊपर आसमानी चट्टानी पिंड जो धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है, उसको कहते हैं उल्का। ओके, उसका बचा हुआ हिस्सा जो धरती पर गिर गया उसे हम कहते हैं उल्काश्म। और जो ऊपर आसमान में जलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, एक साथ कई सारी उल्काएं, उनको हम कहते हैं उल्का वृष्टि। क्या कहते हैं? उल्का वृष्टि, ठीक है, टूटता तारा। अब आती है बात निहारिका या नेबुला। तो निहारिका या नेबुला क्या है? ऊपर आसमान में गैसों और धूलों के मिश्रण है। ये एक साथ गैस और धूल आपस में मिली हुई है ग्रेविटेशन की वजह से, और बहुत ही चमकीले हैं। ये जो हैं बहुत ही चमकीले हैं, इनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। निहारिका या निवाल, जैसे मैंने क्या कहा आपको, मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहा। मिल्की वे या दुग्ध मेखला का मतलब क्या है? ब्रह्मांड में या ऊपर आसमान में ऐसे चमकीले तारों का समूह जो कि ऊपर आसमान में एक दूधिया चादर की तरह आपको दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से ये निहारिका या नेबुला है। अब इनकी खुद की रोशनी नहीं है, इसलिए हम इनको तारा नहीं कह सकते। तो निहारिका या नेबुला जो हैं, एक साथ एक जगह पर सिमटे हुए गैस और धूलों के कण हैं जो बहुत तेजी से चमकते हैं, ठीक है। चलिए साहब, अब बात आती है कि सबसे पहले किसने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है? पहले ये मान्यता थी कि इस ब्रह्मांड के यूनिवर्स के केंद्र में पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर ही सब कुछ घूमते हैं, सूरज चांद तारे जो कुछ भी सब पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन अब आपको पता है, सिद्ध हो चुका है कि इस ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा हैं, इस आकाशगंगाओं में अनेक तारामंडल हैं, और इस तारामंडल में अनेक ग्रह हैं, उसी में से एक हमारा ग्रह है। तो हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं किसके चारों ओर घूम रहे हैं? सूरज के चारों ओर। इससे पहले कहा जाता था कि इस ब्रह्मांड में जो है, ब्रह्मांड के यूनिवर्स के सेंटर में जो है वो पृथ्वी है। बाद में नहीं, ये बात सही नहीं है। तो ये बात कहने पे बहुत से लोगों को जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया कि नहीं, तुम तो खुदा की खुदाई में दावा कर रहे हो, या भगवान को नहीं मान रहे हो, या ईश्वर को नहीं मान रहे हो, या गॉड को नहीं मान रहे हो। लेकिन बाद में लगा कि नहीं साहब, ये बात तो सही है कि बनाया सब कुछ खुदा नहीं है, लेकिन सेंटर में पृथ्वी नहीं है। बनाया सब कुछ खुदा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, जो भी आप नाम लो, ठीक है ना, लेकिन सेंटर में नहीं है ये। सेंटर में सूरज भी नहीं है, सेंटर में सूरज भी नहीं है, सेंटर में सूरज भी नहीं है। तो सबसे पहले, हाँ सॉरी, सेंटर में कौन है? सूरज है। आई एम सॉरी, सेंटर में कौन है? सूरज है। तो सबसे पहले अरस्तु ने कहा 300 BC में, 300 BC में अरस्तु ने कहा कि साहब ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। आर्यभट्ट भी इसी बात को कह गए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आर्यभट्ट भी इसी बात को कह गए, साहब ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, सूर्य। सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने कहा कि साहब ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, सन है। इसे कहते हैं सूर्य केंद्रित विचारधारा। जो कहे कि साहब पृथ्वी केंद्र में, तो उसे कह देते हैं पृथ्वी केंद्रित विचारधारा। ओके, चलिए साहब, अब टॉलमी 140 AD के आसपास हुए हैं ये। इन्होंने कहा साहब ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी है। ये पूछेगा बेटा, है ना, कि इसमें से कौन कौन से सही है, उसमें याद रखना पड़ेगा आपको। अरस्तु आर्यभट्ट क्या कह गए? दोनों आसे हैं सूर्य केंद्र में, है ना। टॉलमी क्या गए? पृथ्वी केंद्र में। अब बाद में आते हैं आर्यभट्ट, इन्होंने भी कहा। फिर कोपरनिकस जो है भूगोलवेत्ता है पोलैंड के, अंतरिक्ष विज्ञानी खगोलवेत्ता है, कहाँ के? पोलैंड के। कोपरनिकस 1473 से लेकर 1543 का समय रहा है इनका। इन्होंने भी ये कहा कि साहब केंद्र में कौन है?
सूर्य। फिर केपलर आए हैं। केपलर को श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर खगोल शास्त्र की नींव रखी है। इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर खगोल शास्त्र की या एस्ट्रोनॉमी की नींव रखी है। इन्होंने ग्रहों की गति के नियम दिए, समझ रहे ना कितने नियम हैं, तो उसमें केपलर ने जो ग्रहों की गति के नियम दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है 9, 3 नियम है, ठीक है ना। तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए, 3 नियम है, वो अलग से पढ़ाएंगे भी आपको, शायद पढ़ा भी दिए गए हैं। बाद में गैलीलियो आता है। केपलर के बाद कौन आता है? गैलीलियो ने एक उच्च क्षमता की दूरबीन का आविष्कार किया, और दूरबीन के आविष्कार के बाद इसने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया या वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध किया कि साहब अरस्तु, आर्यभट्ट, कोपरनिकस जो भी हैं, केपलर, ये जो भी हैं, ये सारे के सारे सही हैं। सूर्य जो है वास्तव में ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये गैलीलियो है, ये गैलीलियो, ठीक है ना। इसी ने बृहस्पति के 4 सबसे बड़े उपग्रहों की खोज भी की थी अपनी दूरबीन के सहारे। तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, और गैलीलियो ने इसी दूरबीन के सहारे कहा था कि हाँ साहब केपलर भी सही कह रहे हैं, अरस्तु भी सही कह रहे हैं, और कौन है? आर्यभट्ट भी सही कह रहे हैं। टॉलमी गलत निकले इसमें से, है ना। कोपरनिकस भी सही कह रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं हर्शल। इन्होंने सन 1781 में अरुण यानी कि यूरेनस ग्रह की खोज की थी। किसने? हर्शल ने अरुण या यूरेनस ग्रह की खोज की थी। हब्बल आते हैं, एडविन हब्बल, ठीक है ना। सन 1924 में इन्होंने बताया, 24 में इन्होंने बताया कि जैसे ही हमारी आकाशगंगा है उसी तरह से इस ब्रह्मांड में अनेकों आकाशगंगाएं हैं, और इन्होंने कहा कि ये आकाशगंगाएं लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा, ब्रह्मांड का लगातार एक्सपेंशन हो रहा है, प्रसार हो रहा है। पूछता है भाई साहब कि किसने कहा कि अनेक आकाशगंगाएं हैं और ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और सारी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि ब्रह्मांड फिर से सिकुड़ने लगेगा, आकाशगंगाएं पास आने लगेंगी, ब्रह्मांड फिर से सिकुड़ने लगेगा, और फिर हम उसी मटर के दाने के आकार में आ जाएंगे, फिर ब्लास्ट होगा, फिर ये पृथ्वी पता नहीं कहाँ जाके बनेगी या नहीं बनेगी, कहाँ जाके बनेगी, लेकिन आपके तो तब तक क्या नहीं बचेंगे? फॉसिल्स भी नहीं बचेंगे, है ना। हाँ ठीक है। फिर पुनर्जन्म होगा, हम चाहेंगे फिर इसी जगह पर आएँ, उस पुनर्जन्म हमारा, हमारे तबस्सुम जो हमारे जैसी हमारी बहनों और तुम जैसे हमारे सारे स्टूडेंट, और हम इसी कोचिंग में पढ़ाएं, ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए साहब, तो इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।